फिल्म की शुरुआत होती है शाम 5:30 पर, जहाँ पर हम एक टाउन का सीन देखते हैं। उस टाउन के अंदर बॉयड नाम का एक आदमी अपने हाथ के अंदर घंटी लिए टाउन की सड़कों पर घूम रहा होता है। वो लगातार उस घंटी को बजा रहा था, जिसे सुनकर लोग ये समझ गए कि अब उनको अपने सभी कामों को छोड़कर अपने अपने घरों के अंदर जाना होगा। दोस्तों, उस घंटी का मतलब कोई सादा सा नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही बड़े खतरे की अलामत थी। उस टाउन के अंदर लोग जो कुछ भी कर रहे थे, बॉयड की घंटी को सुनकर अपने सभी कामों को छोड़ देते हैं और अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एक बच्ची को जो गार्डन के अंदर झूला झूल रही होती है। तभी उसकी माँ ने कहा, चलो बेटा अंदर आ जाओ, जिस पर वो कहती है, मुझे थोड़ा सा और खेलना है। पीछे खड़ा बॉयड कहता है, जैना बेटे अपनी माँ की बात मानो, जिस पर जैना तुरंत ही अपनी माँ के पास चली जाती है। या दूसरी तरफ हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर भी उन लोगों ने उस घंटी को सुन लिया था। वहाँ पर एक कैनी नाम का लड़का अपने पागल पिता के साथ चेस खेल रहा होता है। दरअसल उसके पिता को भूलने की बीमारी थी। उसे तो कभी कभी ये भी याद ना रहता कि कैनी उसी का बेटा है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आई और कहने लगी, आपके नीचे जाने का टाइम हो चुका है। इतना कहते ही क्रिस्टी ने एक नर्स की मदद से कैनी के पिता को बेसमेंट पहुंचा दिया और खुद कैनी के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ पे कैनी अब क्रिस्टी को कहता है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। जिस पर क्रिस्टी मुस्कुरा के कहती है, अब यहाँ खड़े खड़े हंसते ही रहोगे या जाओगे भी। दोस्तों, क्रिस्टी को पता था कि कैनी उससे प्यार करता है, लेकिन कहने से डरता है। इसके तुरंत बाद ही कैनी वहाँ से चला गया और हम देखते हैं क्रिस्टी को, जो तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर आकर दीवार पर लगे हुए एक स्टोन को सही सलामत दीवार के साथ चिपका देती है और काफी डर के मारे वो भी हॉस्पिटल की बेसमेंट के अंदर चली गई। यहाँ बाहर हम देखते हैं बॉयड और कैनी को, जो दूर खड़े कुछ लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। वो लोग उस टाउन से जरा दूर रहते थे। उन लोगों में बॉयड का बेटा एलिस और एलिस की पत्नी फातिमा थी। कैनी कहता है, आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होंगे। इतना कहकर कैनी वहाँ से चला गया। फिर वो सीन कट हुआ और हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पे केविन नाम का आदमी शराब पीकर टुन हुआ पड़ा था। बार का ओनर केविन से कहता है, केविन जल्दी से उठो और अपने घर चले जाओ। इस पर केविन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस पर बार का ओनर कहने लगा, आज तो तेरी पत्नी तुझे मार ही डालेगी। इतना कहते ही उसने बार की सभी खिड़कियों के ऊपर कपड़े को लगा दिया और ठीक उसी तरह के पत्थर को दीवार पे रखा, जैसे पत्थर को हमने क्रिस्टी को दीवार पे रखते हुए देखा था। फिर दूसरी तरफ हम केविन की पत्नी और उसकी बेटी को देखते हैं, जो सिर्फ केविन के लिए ही इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन केविन की पत्नी फिर तुरंत ही अपनी बेटी को ऊपर जाने का कहती है और उसने अपने घर को लॉक कर लिया। उसने ठीक उसी तरह के पत्थर को दीवार पे रखा, जैसा हमने पहले भी देखा है। लेकिन दोस्तों, इस पत्थर का कारण क्या है और ये सभी के घरों पे क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। अब कुछ ही देर बाद हम देखते हैं केविन की बेटी जेना को, जो अपने रूम के अंदर डॉल्स के साथ खेल रही थी। इतने में उसके रूम के बाहर किसी की आवाज आती है। जेना कहती है, बाहर कौन है? जिस पर उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे अंदर आने दो। ये सुनते ही जेना ने तुरंत ही विंडो को ओपन करने की कोशिश की, जिस पर पीछे से उसकी माँ कहती है, देखो जेना, किसी भी हालत में विंडो को मत खोलना। लेकिन तभी बाहर खड़ी हुई वो औरत कहने लगी, जेना अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं बाहर ठंड के अंदर ही मारी जाऊंगी। जिस पर जेना तुरंत ही वो विंडो ओपन कर देती है। बस इतना ही था कि वो औरत तुरंत ही मॉन्स्टर में बदलकर जेना और उसकी माँ को चीर फाड़ करके मार डालती है। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक आरवी का सीन, जिसके अंदर एक फैमिली बैठकर विंटर वेकेशंस पर जा रही थी। उस फैमिली में जिम नाम का आदमी अपनी बीवी टेबिथा, बड़ी बेटी जूली और अपने छोटे बेटे ईथन के साथ हंसी मजाक करता हुआ जा रहा था। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ रोड के ऊपर गिरा हुआ है। ये देखकर वो सभी आरवी से बाहर आ जाते हैं। जिम ने कहा, ये पेड़ काफी ज्यादा बड़ा और काफी भारी है, इसलिए हम इसे आगे या पीछे नहीं कर सकते। उन्हें अब क्या करना है, इसके बारे में वो सोच ही रहे थे कि इतने में उनके ऊपर काफी ज्यादा कौवे इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर वो चारों के चारों थोड़ा सहम गए। टेबिथा फौरन ही बाकी सबको वैन के अंदर जाने का कहती है और वो ऐसे ही करते हैं। वैन के अंदर आते ही जिम ने कहा, मैंने पीछे ही एक शॉर्टकट देखा था जो सीधा हमें हाईवे की तरफ ले जाएगा, तो बिना वक्त जाया करते हुए हमें उस शॉर्टकट को ले लेना चाहिए। बस यहीं पर दोस्तों उनकी पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ टाउन का सीन, जहाँ पे अब केविन आखिरकार अपने घर आ चुका था। लेकिन उसके घर के सामने काफी लोग जमा हुए होते हैं। ये देख के केविन फौरन ही समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो भयानक हुआ है। इतने में उसके घर से बॉयड बाहर आता है और उसे पूछता है कि आखिर तू सारी रात कहाँ था? जिस पर वो कहता है, मैं तो बार के अंदर सो गया था। ये सुनते ही बॉयड ने उसके मुंह पे चमाटा दे मारा और कहा, चल मेरे साथ ऊपर। उसने कहा, देख अपनी बीवी और अपनी बेटी की हालत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू रात को शराबियों की तरह टुनना हुआ होता तो आज ये दोनों जिंदा होते। केविन कहता है, मैं इनकी शक्लें नहीं देख सकता। बॉयड ने कहा, तुझे देखनी होगी, और ना सिर्फ तुझे देखनी होगी बल्कि हम तुझे सजा भी देंगे। बॉयड ने कैनी से कहा, इसको तुरंत ही काल कोठरी में डाल दो। इतना कहकर वो नीचे आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात चर्च के फादर से हुई। उस फादर का नाम था फादर खत्री। फादर ने कहा, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया
दिखाया गया। बॉयड ने कहा खुद ही ऊपर चल के देख लो। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं जिम और उसकी फैमिली को जो उसी शॉर्टकट से होते हुए टाउन के अंदर से होके जाने लगते हैं। वो जैसे ही टाउन के बीचों बीच आए तब उन्होंने देखा कि टाउन के सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर किसी फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे। जी हाँ, ये वही फ्यूनरल था जिसमें वो केविन की बेटी और केविन की बीवी को दफना रहे होते हैं। बॉयड ने और बाकी सब ने भी उनकी आरवी देख ली, जिससे उन्हें पता चल गया कि ये लोग भी अब जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें अभी पता चल जाएगा। जिम तुरंत ही अपनी आरवी से उतरकर उन सभी लोगों के पास जाने लगा ताकि उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताकर हाईवे के बारे में पूछ सके। इतने में फ्यूनरल खत्म हो जाता है और सभी लोग वापस जाने लगे। जिम ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं कर रहा था। इतने में बॉयड ने कहा क्या आपको कुछ मदद चाहिए? जिम कहता है जी हाँ, दरअसल वो पिछले हाईवे पर एक पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए हमने सोचा हम शॉर्टकट ले लें, लेकिन अब हम जरा सा रास्ता भटक गए। क्या आप हमें हाईवे का रास्ता बता सकते हो? जिस पर बॉयड कहता है यहाँ से आप सीधे जाएंगे बिना किसी मोड़ को मुड़े 3 किलोमीटर के बाद हाईवे आ जाएगा। जिम ये सुनते ही बॉयड का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगा। बॉयड कहता है कोई बात नहीं यार, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों बॉयड और कैनी को पता था कि ये लोग अब यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे, मगर फिर भी वो जिम को नहीं रोकते। जिम तुरंत ही कार के अंदर आया और अपनी फैमिली को लेकर उस टाउन से बाहर जाने लगता है। उन्होंने काफी देर ड्राइव की लेकिन उन्हें हाईवे का रास्ता नहीं मिला। तबीता कहती है मुझे तो लगता है कि वो जो टाउन था उन्होंने ही हमें गलत रास्ता बताया। जिस पर जिम ने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने गलत रास्ता बताया भी होगा तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ को वापस चले जाएंगे और फिर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वो लोग देखते हैं कि हम तो दोबारा से उसी टाउन के अंदर आ गए। तबीता कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम किसी मोड़ को नहीं मुड़े और तो और हमने यू टर्न भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम इस टाउन की तरफ आ गए। उन्होंने तुरंत ही एक लड़की जिसका नाम था सारा उसके पास रुक कर रास्ता पूछा, लेकिन सारा उन्हें कोई जवाब नहीं देती और आगे चल पड़ती है। वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें पता था कि पहले भी इस टाउन के लोग सनकी ही थे, इसलिए वो किसी से बिना कुछ पूछे ही दोबारा आगे चल पड़ते हैं। लेकिन इस बार तबीता कहती है याद रहे अगर कोई भी कट आया तो हम उस पर मुड़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये कोई भूल भुलैया है जैसे हम दोबारा ही उस टाउन के अंदर पहुंच गए। जिम ने कहा मैंने पूरे रोड को देख लिया लेकिन ये रोड कहीं को भी नहीं मुड़ती। दोस्तों वो फिर से तीसरी मर्तबा उसी टाउन के अंदर आ जाते हैं जिस टाउन में वो पहले भी 2 मर्तबा आ चुके थे। ये देखकर अब जिम आखिरकार एक जगह पर अपनी आरवी को पार्क कर लेता है, लेकिन तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना हम इस बार उल्टी दिशा में जाए। इसलिए वो तुरंत ही अपनी आरवी को यू टर्न करता है और उस टाउन से बाहर जाने लगा। यहाँ बॉयड और कैनी भी जिम और उसके परिवार को देख रहे थे, जहाँ पे अब बॉयड कहता है इनके रास्ते के अंदर नुकीले कील बिछा दो ताकि इनका टायर पंक्चर हो और ये सब लोग यहीं पे रुक जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पे जिम और तबीता देखते हैं कि अब सामने से एक गाड़ी आ रही है। उन्होंने उस कार से जैसे मदद मांगने के लिए आरवी को स्लो किया तब वो कार उनकी तरफ और तेजी से बढ़ने लगी, जिससे बचने के लिए जिम ने जैसे ही आरवी को जरा सा मोड़ा तो उनका ट्रैक खत्म हो जाता है और उनकी आरवी जंगल के अंदर क्रैश कर जाती है। पीछे ही वो कार भी एक पेड़ के साथ जा टकराई। यहाँ हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ तबीता बेहोश हो चुकी थी। ईथन की टांग के अंदर काफी बड़ा रोड घुस चुका था और जिम और जूली को काफी ज्यादा चोट आई होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कार के सीन को, जिसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। वो तुरंत ही चलता हुआ टाउन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है पीछे काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि बॉयड और कैनी ही थे। बॉयड कहता है कैनी को इसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाओ और इसका इलाज करो, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर पीछे हुआ क्या। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कैनी को, जो अब उस आदमी को क्रिस्टी के पास हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ क्रिस्टी अपनी नर्स को कहती है इसे जल्दी से फर्स्ट एड दे दो। कैनी ने कहा वहाँ और भी काफी लोग घायल हैं, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ चलो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कार के सीन को, जिसमें से अब एक जेड नाम का नशेड़ी बाहर आता है। उसने इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि उसे अब कुछ भी रियल नहीं लग रहा होता। जब बॉयड उसके पास आया तो बॉयड उससे कहने लगा सर क्या आप ठीक तो है ना? जेड कहता है पहले तो ये बताओ तुम रियल भी हो या नहीं। जिस पर बॉयड को पता चल गया कि इसने ड्रग्स ले रखे हैं, इसलिए बॉयड जेड को हथकड़ी लगाकर वहीं पर छोड़ देता है। वो कहता है कुछ ही देर में मदद आ जाएगी। वो जेड को वहीं पर छोड़कर आरवी की तरफ बढ़ जाता है। उसने देखा कि आरवी काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ी थी। वो अंदर आवाज लगाता है तो जिम कहता है हाँ हम अंदर ही है, लेकिन तुम्हें विंडशील्ड को तोड़ के अंदर आना होगा। जिस पर बॉयड ने अब विंडशील्ड तोड़े बिना ही आरवी का डोर ओपन किया और आरवी के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि तबीता बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी थी। वो सारी सिचुएशन देखने के बाद बॉयड उन सबको कहता है कि मदद आ रही है, आप सिर्फ धीरज रखिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर खत्री और कैनी को, जो बॉयड के बेटे एलिस के पास आए थे क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत थी। वो एलिस को लेकर क्रैश हुई आरवी की तरफ बढ़ने लगे। वो तुरंत ही एक्सीडेंट वाली साइड पर आए, जहाँ पे अब कार के पास आने पर क्रिस्टी जेड को कहती है प्लीज आप अपनी आंखें खुली रखना। फिर क्रिस्टी और कैनी फादर खत्री को जेड के पास छोड़कर खुद आरवी की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ हमने देखा बॉयड को, जिसने अब जूली को आरवी से सही सलामत बाहर निकाल लिया था। कैनी और क्रिस्टी आरवी के पास आ जाते हैं, जहाँ एलिस और कैनी ने तबीता को होश में लाया
और उसे आरवी से बाहर निकाल लिया। अब पीछे बचे थे जिम और ईथन। क्रिस्टी ने जैसे ही ईथन की हालत देखी तो वो तुरंत ही बॉयड से कहती है, मुझे ईथन का इलाज करने में 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि आधे घंटे के अंदर ही शाम हो जाएगी, तो बताइए अब हम क्या करें। बॉयड कहता है, हमें उसका इलाज आरवी के अंदर ही करना होगा। क्रिस्टी ने कहा, ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा और तो और हमने आज से पहले इस चीज को कभी कार के अंदर नहीं आजमाया। बॉयड कहता है, चलो आज इसे भी आजमा लेते हैं, जिस पर कैनी को क्रिस्टी की काफी चिंता होने लगी। लेकिन क्रिस्टी कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो और बाकी सभी को टाउन के अंदर ले जाओ। इतना कहते ही क्रिस्टी अंदर आई और जिम को कहने लगी, जाओ जाके अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिल लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। जिम तुरंत ही आरवी से बाहर आकर टैबिथा को कहता है, हमारा बेटा ईथन ठीक हो जाएगा। जिस पर टैबिथा कहने लगी, ये तो हमें कह रहे हैं हम यहाँ से टाउन के अंदर चले जाए। जिम, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही जिम बॉयड की तरफ देखने लगा। बॉयड कहता है, देखो जिम, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं तुम्हें इस हालत में और इतने थोड़े समय में नहीं समझा सकता, इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए और टाउन के अंदर चले जाइए। जिम ने कहा, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाने की बजाय अपनी खुद की एक डॉक्टर ले आए और तो और हमें अपने घरों के अंदर कैद करना चाहते हो? तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बॉयड ने कहा, आप जो समझ रहे समझिए, लेकिन प्लीज रात को ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए मेरी गारंटी है कि आपको सुबह तक हम कुछ नहीं करेंगे। सुबह होते ही आप चाहे तो यहाँ से निकल जाना, लेकिन फिलहाल मेरी बात मानिए और सिर्फ एक रात के लिए हम पे यकीन कर लीजिए। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता। अब ना चाहते हुए भी जिम अपनी बीवी टैबिथा और जूली को बॉयड के बेटे एलिस और कैनी के साथ टाउन की तरफ भेज देता है और खुद बॉयड को लेकर आरवी के अंदर आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि अब शाम भी ढल चुकी थी और रात होना शुरू हो जाती है। कार के अंदर फादर खत्री, जेड, कैनी, जूली और टैबिथा मौजूद थे। उनके साथ ही एलिस भी होता है। वो जैसे ही टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनकी कार के टायर्स उन्हीं नुकीले कीलों की वजह से पंक्चर हो जाते हैं, जिन कीलों को कैनी और बॉयड ने बिछा रखा था। ये देखकर वो तुरंत ही सबको कार से बाहर निकालने लगे और कहने लगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस हवेली की तरफ भागना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जंगल के अंदर जो दिखे सब चीजें इग्नोर करना। आपको जो कोई भी आवाज लगाए, आपको आवाज नहीं सुननी, सिर्फ भागते जाना है। यहाँ सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं आरवी के अंदर, जहाँ पे जिम आप पूछते हैं, बॉयड ये जंगल खतरनाक हो जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर बॉयड कहता है, क्या? जिम ने कहा, तुम्हारा मतलब ये कोई जंगली जानवरों से है या कोई यहाँ पे लुटेरे रहते हैं? बॉयड ने कहा, देखो जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो तुमने जिंदगी में कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। बॉयड की बात सुनकर जिम काफी हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में उसने देखा कि उसके बेटे ईथन को काफी बुरी तरह दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टी ने कहा, आप बस उसकी गर्दन को एक जगह पकड़े रखिए। जिम ने क्रिस्टी से पूछा, आखिर मेरे बेटे को हो क्या रहा है? क्रिस्टी कहती है, इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए ऐसा होना नॉर्मल है। या दूसरी तरफ हमने देखा उसी आदमी को जिसने जिम और उसकी फैमिली की आरवी को डी ट्रैक करके उसका एक्सीडेंट करवाया होता है। वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर उसके पास सारा आई। जी हाँ, वही सारा जिससे पहले जिम और उसकी फैमिली ने रास्ता पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। सारा तुरंत ही उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? जिस पर वो आदमी कहने लगा, मैं और मेरे दोस्त ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि हमें रास्ता ही भूल गया। बस इतना ही था कि सारा ने पता नहीं क्यों एक स्क्रू ड्राइवर को उस आदमी के गले के अंदर घुसा दिया, जिससे वो आदमी तड़प तड़प कर कुछ ही मिनटों के अंदर मारा जाता है और वो सीन भी कट हो गया। दोस्तों, सारा ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। यहाँ हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पे अब आखिरकार वो मॉन्स्टर्स उनकी आरवी के इर्द गिर्द आ चुके थे। बॉयड ने जैसे ही आरवी से बाहर नजर डाली तो वो देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स उनके चारों तरफ फैल चुके हैं। वो आवाजें लगाते हैं कि जल्दी से बाहर निकलिए, हम आपकी मदद को आए हैं। उनकी आवाजों को जिम भी सुन लेता है। जिम कहता है, वो हमारी मदद करने को आए हैं और तुम उन्हें अंदर नहीं आने दोगे क्या? बॉयड ने कहा, देखो जिम, वो सब बहुत खतरनाक है। जिम ने कहा, खतरनाक होंगे तो मैं उनसे कहूंगा हमारा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा ले। इतना कहकर जिम तुरंत ही बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बॉयड ने उसे पकड़ा और उसे कस के आरवी की दीवार के साथ लगा दिया। बॉयड कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज पैनिक करके यहाँ से बाहर मत जाना। जिस पर जिम कहता है, चलो ठीक है। जिम ने कहा, उनसे ज्यादा खतरनाक तो तुम हो, मुझे तुम लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो बाहर हमारी मदद करने आए हैं। जिस पर बॉयड ने कहा, वो अच्छे लोग नहीं है। जिम कहता है, मुझे नहीं पता वो कैसे भी लोग हैं, या तो वो लुटेरे होंगे या वो अच्छे इंसान होंगे, लेकिन तुमसे कई ज्यादा कम खतरनाक होंगे। बॉयड ने कहा, तुम जैसा सोचना चाहते हो वैसा सोचो। या दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस, कैनी और फादर खत्री को, जो उन तीनों को लेकर अब हवेली की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। वो भागते भागते हवेली की काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी वहाँ पर जेड का पांव फिसला और उसका सर पत्थर के अंदर जा टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कैनी और एलिस ने तुरंत ही उसे उठाया और हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन हवेली के अंदर एक आदमी किसी को दरवाजा नहीं खोलने देता। वो कहता है, कोई दरवाजा मत खोलना, ये पक्के मॉन्स्टर्स ही होंगे। जिस पर अब आखिरकार हवेली की मालकिन, जिसका नाम होता है डोना, वो बाहर आकर उस आदमी को पीछे हटा देती है और दरवाजे को ओपन
कर देती है। लेकिन इतने में बाहर हम देखते हैं जूली को, जिसे अपना बॉयफ्रेंड नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर होता है जो उसके बॉयफ्रेंड के रूप में आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। जूली उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कैनी ने उस पर शूट करके जूली को अंदर खींच लिया। जूली ने देखा कि उस पर गोली का कोई असर नहीं होता, जिस पर अब आखिरकार उन सब ने मॉन्स्टर्स को अपनी आंखों से देख लिया था। वो जैसे ही हवेली के अंदर आए तो डोना उन सबको बांधने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि डोना को नहीं पता था कि ये इंसान है या मॉन्स्टर्स। एलिस कहता है हमें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन डोना ने कहा ये हमारी हवेली का रूल है, जिस पर अब वो उन दोनों को ना चाहते हुए भी बांध डालता है। यहाँ दूसरी तरफ हमने आरवी का सीन देखा, जहाँ क्रिस्टी अब ईथन के टांग में से रोड निकालने के काफी ज्यादा करीब थी। लेकिन जिम बॉयड से पूछता है चलो ठीक है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो। बॉयड कहता है जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तब हम सब लोग टाउन के अंदर अपने अपने घरों के अंदर जाकर सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम एक खास तरह के पत्थर को अपने दरवाजे पे लगाकर सो जाते हैं, और पता नहीं कैसे वो पत्थर हमारी उन मॉन्स्टर से रक्षा भी करता है। जहाँ अब आखिरकार जिम को बॉयड पर जरा सा यकीन हुआ, क्योंकि इतनी तेज बारिश के अंदर भी जिम देखता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर्स बाहर ही है, क्योंकि एक आम आदमी इतनी ठंड के अंदर बारिश के अंदर बाहर खड़ा नहीं रह पाता, और ये सब लोग पता नहीं कैसे रात होने पर जंगल से बाहर आ गए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सैरा को, जिसे अब अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों सैरा ने जो उस आदमी के साथ किया ये तो कुछ भी नहीं था। जो काम वो अब करने जा रही थी वो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ हवेली के अंदर कुछ देर गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि डोना ने जूली, टेबिथा और जेड को फ्री कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि ये मॉन्स्टर्स नहीं है। जूली एलिस के कमरे में आ जाती है, जहाँ पे एलिस उसे बताता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की फिक्र हो रही है, और तुम्हारे पिता भी आरवी के अंदर हैं, तो दुआ करो कि उन्हें कुछ पिलाओ। जूली कहती है मेरे मन में काफी ज्यादा सवाल है, जिस पर एलिस ने कहा आहिस्ता आहिस्ता सबके जवाब मिल जाएंगे। यहाँ नीचे डोना ने टेबिथा से पूछा तुम लोग इस टाउन के अंदर करने क्या आए थे? टेबिथा कहती है मुझे नहीं पता, हम लोग तो हाईवे पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ता बंद होने की वजह से हमने जैसे ही शॉर्टकट लिया तो यहाँ फंस के रह गए। जहाँ पे डोना उसे कहती है तुम चिंता मत करो, हम जितनी मदद हो सके तुम्हारी उतनी मदद करेंगे। इसके अगले सीन में हमने देखा कि आरवी के अंदर अब क्रिस्टी ने बड़ी सावधानी के साथ ईथन के पाँव के अंदर घुसा हुआ रोड निकाल लिया, जिससे अब ईथन को भी होश आ जाता है। ईथन अपने बाप से कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पापा। जिम ने कहा बस बेटा कुछ देर और संभाल लो, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन असलियत में दोस्तों वो यहाँ से कभी भी नहीं निकलने वाले थे। इस बात का पता बॉयड और क्रिस्टी को होता है, लेकिन जिम और ईथन को अंदाजा तक नहीं था कि वो किस खतरे में फंस चुके हैं। यहाँ हम टाउन के अंदर देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर वो नर्स कैनी के पिता को सुला देती है। वो जैसे ही ऊपर गई तो उसने देखा कि वो आदमी जिसकी उसने मरहम पट्टी की थी उसे किसी ने जान से मार डाला। ये देखकर वो औरत काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही बेसमेंट की तरफ आने लगी, क्योंकि बेसमेंट में कैनी के पिता अकेले थे। उसका शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उसे बेसमेंट के डोर पर 2 मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जो उस औरत की तरफ देखकर बड़ी खतरनाक स्माइल कर रहे थे। अगले ही पल वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हमने देखा वैन का सीन, जहाँ अब किसी तरह वो खतरनाक रात गुजर गई और सुबह होते ही कैनी उन सबको लेकर टाउन के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उसे ये देखकर काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स ने रात को कैनी के पिता को चीर फाड़ करके जान से मार डाला था। ये देखकर कैनी हर तरफ से टूट जाता है और अपने पिता की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों जिम और उसकी फैमिली को भी समझ आ चुकी थी कि यहाँ रात होने पर खतरनाक मॉन्स्टर्स खुले घूमते हैं, और बॉयड और बाकी सभी टाउन वाले उन सब के दुश्मन नहीं थे बल्कि दोस्त थे। लेकिन अब जिम और उसका परिवार इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे, इस चीज की काफी ज्यादा परेशानी होती है। उन्हें ये तो समझ आ गई थी कि इस टाउन से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अगर निकलना पॉसिबल होता तो बाकी के टाउन वाले कभी न कभी इस टाउन से तो बाहर जा चुके होते। दोस्तों कैनी के पिता सारा की वजह से मारे गए, और सारा ने ऐसा क्यों किया इसका खुलासा आगे चल के होगा। इसी दहशत के साथ सीरीज का ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर योर टाइम।